हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोग केवी प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस सीरीज़ के अंदर मैं आज आप लोगों के लिए पहला लेक्चर साइंस का लेके आई हूँ। यहाँ पे साइंस जो है आपको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। जैसे साइंस के पार्ट्स होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड। तो ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये केमिस्ट्री से है। आप सिलेबस में चेक कर सकते हैं, ये पहला ही टॉपिक है। तो जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा मैटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आइए, कि ये मैटर क्या होता है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये कितने टाइप का होता है। मैटर को हिंदी में बोलेंगे पदार्थ। मैंने ज़्यादातर चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ क्या होता है या मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती है, यानी जो कुछ स्पेस लेती है और जिसका कुछ मास होता है, वही क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है जो स्पेस ना लेती हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिनको हम मैटर नहीं बोलेंगे या जिनको पदार्थ नहीं बोलेंगे। एग्ज़ाम में भी आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो आपसे सीधा नहीं पूछने वाला कि मैटर क्या होता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा मैटर नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आपकी फीलिंग्स या वेव्स या इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं होती हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा कि मैटर क्या होगा। कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ, चाहे नेग्लिजिबल हो, थोड़ा हो, बट कुछ ना कुछ मास हो उसके अंदर और वो कुछ स्थान लेती हो, कुछ जगह लेती हो, विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, इज कॉल्ड मैटर। वो मैटर कहलाती है। उससे आगे चलेंगे अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि ये जो हमारी मैटर है उसको कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया। मैटर को क्लासिफिकेशन के 2 बेसिस हैं, एक तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। अभी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। किसी भी चीज़ के अंदर केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो मेनली आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, फिज़िकल और केमिकल। ज़्यादातर चीज़ों के अंदर ही ये दोनों ही चीज़ें आएंगी, फिज़िकल और केमिकल दोनों बातें। तो पहले देखते हैं, और आगे जो चैप्टर आएगा उसके अंदर मैं फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। फिज़िकल प्रॉपर्टी को हिंदी में हम बोलते हैं शारीरिक गुणधर्म और केमिकल होती है रासायनिक, यानी फिज़िकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, किसी को देखते ही हमें पता चल जाए, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मेटल को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आप सबको पता है, बहुत सारी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में ये चीज़ हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन ये केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है इसलिए हमें फिर से पढ़ना पड़ रहा है। इसके अंदर हम कुछ और नई चीज़ों को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स होता है। अब सबसे पहली बात, ये मोलिकुलर फोर्स क्या होता है आपको पता होगा। हर चीज़ छोटे छोटे मोलिक्यूल से ऐसे बनी हुई है। अब इन मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से आपस में बंधे हुए होते हैं, लाइक दिस। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर ये एक दूसरे के क्लोज होंगे, ऐसे बिल्कुल पास पास, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसी को हम इनका मोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर लगाता है। अगर ये क्लोजली पैक हैं तो इनके बीच में मोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। मोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हिल डुल नहीं सकते, ये इधर उधर नहीं मूव कर सकते। अगर ये मूव नहीं कर सकते तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स रहती है, जो शेप्स होती है वो फिक्स रहती है सॉलिड्स की, इसी वजह से। और इसी वजह से जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता, और उसका जो वॉल्यूम, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको आयतन, वो भी निश्चित होता है और उसका आकार यानी शेप भी फिक्स रहती है। लेकिन लिक्विड्स में क्या हो जाता है, लिक्विड के अंदर ये मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं
और इनका आपस में जो फोर्स है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, यानी ये मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, इसीलिए जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक हो जाता है, इसीलिए वो फ्लो कर सकते हैं। और उनके बीच के अंदर गैप आ जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसी और लिक्विड की जो शेप है वो भी फिक्स नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से वो उसको जिस भी कंटेनर में हम लोग रखते हैं तो उसी कंटेनर की वो शेप ले लेते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। हम नेक्स्ट आते हैं गैसेस। जो गैसेस होती हैं उनका तो इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड से भी वीक होता है। देखिए, सॉलिड्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर आती है लिक्विड्स की बारी, लिक्विड्स के अंदर थोड़ा वीक होता है, और गैसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा वीक, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। इसी कारण से जो है उनका जो ना तो शेप फिक्स रहती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स रहता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, मैंने एक ये इमेज डाली है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के हैं, वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं। यहाँ ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के हैं, वो थोड़ा दूर दूर हैं, और रेड कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा ही दूर दूर हैं, इसीलिए उनके बीच में कोई फोर्स नहीं है। इसी वजह से जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड यानी कठोर होते हैं, उनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, कैन नॉट बी स्क्वेस्ड यानी उनको हम दबा नहीं सकते हैं। लिक्विड्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, कठोर नहीं होते, उनका फिक्स शेप नहीं होता और फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। लेकिन जो गैसेस हैं वो भी रिजिड नहीं होती हैं, ना ही उनकी फिक्स शेप होती है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। तो आई थिंक ये पिक्चर से आप सबको क्लियर हो गया है सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो लेट्स मूव नेक्स्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि एक सॉलिड जो है वो सॉलिड क्यों होता है, एक ठोस ठोस क्यों होता है, एक द्रव द्रव क्यों होता है, और एक गैस गैस क्यों होती है। इन सब का रीज़न है उनके बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स होता है वो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठोस के पार्टिकल्स के बीच आपने देखा कि उनके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, तो इसलिए वो मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जब वो मूव नहीं कर सकते तो वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, इसलिए उसको हम कठोर ठोस सॉलिड बोलते हैं। लेकिन द्रव के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए वो मूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए उसको हम लोग द्रव बोलते हैं। और गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, इसलिए उनका एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैल सकते हैं, इसलिए उनको हम लोग गैस बोलते हैं। तो ये जो पदार्थ है, ये जो मैटर है, इसकी इन तीनों स्टेजेस का रीज़न, इस 3 स्टेज में पाए जाने का रीज़न क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट की। चेंज ऑफ स्टेट पढ़ने से पहले आपको ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। आप मान लीजिए आपके पास आइस है, बर्फ़। जब हम लोग आइस को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जब हम आइस को हीट करते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है? जो आइस होती है वो सॉलिड होती है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड थे। जब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं, नीचे से ये हीट प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये जो पार्टिकल्स के अंदर क्या आ जाती है? एनर्जी। ये पार्टिकल्स इस हीट को अब्जॉर्व कर लेते हैं और इनके अंदर एनर्जी यानी ताकत आ जाती है, और ये जो आपस में एक दूसरे के साथ ये जो बॉन्ड है, फिर ये इन बॉन्ड को तोड़ के भाग जाते हैं, यानी ये बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं। और जब ये बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं तो यानी ये दूसरी स्टेट, अब ये
लिक्विड में पहुंच जाते हैं। उसको और ज़्यादा हीट कर देंगे तो वो बॉन्ड के बीच और भी एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी आ जाएगी तो वो और दूर दूर चले जाएंगे। फिर वो वाटर से कौन सी स्टेट में चले जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स बन जाएंगे यानी गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। तो ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी उनको कहाँ से मिली? इस लेटेंट हीट से, इस गुप्त ऊष्मा से। तो लेटेंट हीट इज़ द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब देखिए, पार्टिकल्स की स्टेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे हम। लेटेंट हीट सबको समझ आया ना? देखिए, आपके पास लिक्विड है, सबसे पहले आइस लेते हैं, सॉलिड। ये सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट जब मेल्ट हो जाएगी तो वो लिक्विड स्टेट में पहुंचेगी। अब देखो, हर चीज़ का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे आने के बाद वो पिघल जाती है। आपने बॉइलिंग, पहले बॉइलिंग समझते हैं तो मेल्टिंग अपने आप समझ आ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट, आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। लेकिन उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए हमें कंटिन्यूस हीट करना पड़ता है। जब उसका टेम्परेचर 100 पहुंच जाता है तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। उससे पहले की जो हमारी हीट होती है वो ये लेटेंट हीट होती है, यानी उससे पहले जो हम उसको हीट कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वो हीट, वो जो पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में यूज़ हो रही है, वो छुप जा रही है। हमें हीट कब दिख रही है? जब 100 डिग्री पहुंच जाएगा तभी हमें दिखेगा कि वाटर बॉयल होने लगा। उससे पहले की सारी हीट एनर्जी जो है वो आपस में पार्टिकल्स का बॉन्ड तोड़ने में यूज़ हो जाती है। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग। ये याद रखेंगे, सॉलिड से लिक्विड होता है मेल्टिंग, फिर लिक्विड से गैस होता है बॉइलिंग भी होता है, और एक होता है इवोपोरेशन। अभी मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी कि ये इवोपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी समझेंगे, इवोपोरेशन का कंसेप्ट भी समझेंगे। इवापोरेशन, वाष्पीकरण बोलते हैं हिंदी में इसको। इसका हम यूज़ भी करें, देखेंगे डेली लाइफ में बहुत सी जगह इवापोरेशन यूज़ होता है। इवापोरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। अब गैस से सॉलिड बनने की डिपोजिशन कहलाती है प्रोसेस। अच्छा, कई बार डायरेक्ट, और गैस से लिक्विड बनने की, ठंडा होने की प्रोसेस, यानी गैस पार्टिकल से वापस लिक्विड बनने की प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाती है। सब्लिमेशन क्या होता है? जब एक सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में जाए, सॉलिड लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट ही गैस में चला जाएगा। जैसे कैम्फर, कपूर होता है, कपूर की गोलियां होती हैं, वो सॉलिड स्टेट में होती है। आप उनको कहीं रख दीजिए, थोड़े दिन बाद वो धीरे धीरे अपने आप इवोपरेट हो जाती हैं, वो गैस बन के उड़ जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, कि कोई सॉलिड बिना गैस में, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या कहलाती है? सब्लिमेशन। देखो, आपको डायग्राम से अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैंने एक एक चीज़ क्लियरली दिखाई हुई है। कौन एरो को ध्यान से देखेंगे, देखिए फिर से एरो की तरफ देखिए। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग, इधर जा रहा है। लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना इवोपरेशन। गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन। ये याद रखेंगे, ये प्रोसेस कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन, और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इन सबको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देखिए, अब देखते हैं, मैंने कहा था मैं बॉइलिंग और इवोपरेशन में डिफरेंस बताऊंगी। देखो, इवोपरेशन भी कोई चीज़ लिक्विड से गैस स्टेट में जाती है, और बॉइलिंग में भी। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? जो बॉइलिंग होती है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है,
जैसे वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है, ऐसे ही हर चीज़ का पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहाँ तक हमें उसको हीट करना पड़ता है तब जाके बॉइलिंग होती है। लेकिन इवोपरेशन के लिए ऐसी कोई हीट या टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। आपको गर्मी लग रही है, आपको पसीना आया, वो पसीना थोड़ी देर बाद अपने आप सूख जाता है, आपकी बॉडी कूल डाउन फील करती है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। यानी जो आपकी बॉडी का जो वाटर था वो अब वो क्या बन गया, वेपर्स बन के उड़ गया। आपने गीले कपड़े धूप में सुखाए, वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं, उनका पानी कहाँ चला गया, उनका पानी वेपर बन के चला गया है। तो वो प्रोसेस इवोपरेशन कहलाती है। आपको समझ आया? जो सी वाटर होता है, सी वाटर जो है वो इवोपरेट होके क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है, फिर क्लाउड्स में कंडेंसेशन होता है, वहाँ पे वाटर जो है वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। और ये इम्पोर्टेंट भी, ए लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इवोपरेशन की वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। जो पानी का मटका होता है उसके अंदर पानी ठंडा रहता है, किस वजह से आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके पीछे कौन सा फिनोमिना है? इवोपरेशन, वाष्पीकरण। कपड़े धूप में सूख रहे हैं, किस फिनोमिना की वजह से सूख रहे हैं? वाष्पीकरण की वजह से। और सब्लिमेशन भी अभी अभी मैंने बताया। सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होना, वो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और मैटर की एक और फोर्थ स्टेट मानी गई है सॉलिड। सॉलिड को एनर्जी देंगे आप, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को हमने और एनर्जी दी, गैस बन गई। गैस के बाद जब हम और एनर्जी देते हैं तो मैटर की एक और फोर्थ स्टेट मानते हैं आप, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, जो स्टार्स हमारे सन के अंदर प्रेजेंट होती हैं।